हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। केंद्र सरकार आज विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों की पहली लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल ने आज ही सरकार की तरफ से हलफनामा दायर करने की बात कही है। सरकार की तरफ से कई नामों की पहली लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 3 लोगों के नामों का खुलासा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक काले धन वालों की लिस्ट में 3 बड़े कारोबारियों के नाम शामिल हैं। इनमें डाबर कंपनी के डायरेक्टर प्रदीप बर्मन, माइनिंग के कारोबारी राधा तिम्बाले और एक कारोबारी पंकज चिमनलाल शामिल हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लिस्ट सौंपी जा सकती है। जिन लोगों के नाम आज सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे वो सभी नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। वहीं वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लिस्ट सौंपी जा सकती है। जिन लोगों के नाम आज सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे वो सभी नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। वहीं वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी सरकार की उस अर्जी को खारिज करने की मांग कर सकते हैं जिसमें लिंकनस्टाइन बैंक से मिली सूचना सार्वजनिक करने वाले आदेश को रद्द करने की बात है। औद्योगिक संगठन एसोचैम कालाधन रखने वालों के नाम हड़बड़ी में उजागर करने के खिलाफ है। एसोचैम ने कहा कि सरकार को नामों का खुलासा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे टैक्स संधियों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। ये बात शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कही है। साथ ही गडकरी को अपनी पहली पसंद बताया गया है। सामना में उद्धव ने लिखा कि महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री अर्थात गडकरी कौन है, इसका फैसला मंगलवार को होगा। नाम बहुत सारे हैं, फिर भी फडणवीस और गडकरी के बीच ही मुकाबला है। सामना में आगे लिखा है कि अनुभव और कार्यक्षमता पर विचार करने पर आज की तारीख में गडकरी इस गुणवत्ता की कसौटी पर अव्वल हैं। गडकरी महाराष्ट्र को भलीभांति जानते हैं और उनके पास विकास का विजन है। सामना में आगे लिखा है कि दूसरी तरफ फडणवीस को प्रत्यक्ष रूप से मंत्री पद का अनुभव नहीं है। राज्य का कारोबार उन्होंने कभी चलाया नहीं है, लेकिन जनता का दिया गया आशीर्वाद अनमोल है। आखिर में सामना में लिखा है कि जनता के आशीर्वाद का सोना कर महाराष्ट्र का रथ आगे ले जाने वाला कोई भी हो, शिवसेना उसका साथ देगी। उधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी बीजेपी को बैकडोर समर्थन देने की बात कही है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने बीजेपी को बाहर से समर्थन की बात कही। शरद पवार ने अखबार से कहा कि हम ना तो बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं, ना ही विरोध करेंगे। अगर विधानसभा में बहुमत परीक्षण होता है तो एनसीपी के विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। शरद पवार ने आगे कहा, एनसीपी महाराष्ट्र में स्थायी सरकार चाहती है और अगले 6 महीने में चुनाव भी नहीं चाहती, इसलिए हमने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। इससे पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने भी इंडिया न्यूज से कहा कि बीजेपी विधायक शिवसेना के साथ ही सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने कहा कि इसके लिए शिवसेना को बिना किसी शर्त के आगे आना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी संकेत दिए हैं कि बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाएगी। और जो हमारी हाईकमांड है वो शिवसेना से बात उनकी जारी है। जल्दी ही कुछ पॉजिटिव उस चर्चा में से बाहर आएगा। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के हवाले से खबर है कि 28 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। मौके पर राजनाथ सिंह और नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा सकती है। 30 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा। 29 को अच्छा मुहूर्त नहीं होने से तारीख आगे बढ़ी है। आज संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी सत्र का वक्त निर्धारित करेगी। बर्धमान में हुए बम ब्लास्ट का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पश्चिम बंगाल के बर्धमान पहुंच गए हैं। यहां पर 2 अक्टूबर को एक घर में ब्लास्ट हुआ था। हुदूद के बाद नीलोफर नाम का तूफान तबाही मचाने को तैयार है। अरब सागर से तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में बन रहा नीलोफर अगले कुछ घंटों में गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। करीब 1000 मछुआरों को समंदर से बाहर निकाला जा रहा है। करीब 3/4 सांसदों ने लोकसभा सचिवालय में अपनी संपत्ति और देनदारी के ब्यौरा नहीं दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ब्यौरा नहीं दिया है।
इसके अलावा मोदी के मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, उमा भारती और नितिन गडकरी ने भी अब तक ब्यौरा नहीं दिया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक ब्यौरा न जमा करने वालों में बीजेपी के 209 और कांग्रेस के 31 सांसद हैं। नियम के मुताबिक शपथ लेने के 90 दिनों बाद ब्यौरा देना जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव कराने में रोड़े डाल रही है, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में वो चुनाव में हार रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शपथ लेने के बाद बीजेपी के चुनावी वादों को पूरा करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीनी सौदों की जांच होगी। कल दिल्ली में पीएम आवास पर मोदी की हाई टी पार्टी हुई। टी पार्टी में एनडीए के मंत्री, सांसद और संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में सांसदों ने पीएम के सामने 5 महीने के कामकाज का ब्यौरा रखा, जिसकी समीक्षा की गई। साथ ही आगे के काम का रोड मैप भी पेश किया गया। पीएम मोदी ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन को 67वें जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट भी किया है कि भगवान हिलरी को लंबी उम्र और अच्छी सेहत से नवाजें। भारत और अमेरिका के डर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम का ठिकाना बदल दिया है। सूत्रों की माने तो दाऊद का नया ठिकाना पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बनाया गया है। दरअसल पीएम के अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच दाऊद को पकड़ने के लिए साझा अभियान बनाया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने यह कदम उठाया। दिल्ली के जामा मस्जिद में शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर एक शख्स ने नमाज के बाद बोतल फेंकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के भाई तारिक बुखारी ने इस हमले को साजिश बताया है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग से कोई शख्स आया था, जान लेने के लिए ही आया था, मिट्टी का तेल छिड़कने, उसके बाद वो आग लगाने की भी कोशिश की। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस के यार्ड में खड़ी ट्रेन के एसी कोच में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेन का कोच धू-धू कर जलने लगा। कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत थी कि आग लगते वक्त खड़ी ट्रेन में कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि आग से कोच को खासा नुकसान पहुंचा है। हटिया एक्सप्रेस के कोच में अचानक लगी इस आग की वजह का खुलासा अभी नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड की खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप 55 साल के एक शख्स पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार शाम बच्ची घर के सामने खेल रही थी, तभी आरोपी वसीम ने घर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में 62 साल के बुजुर्ग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 24 साल के लड़के पर बुजुर्ग से दुष्कर्म का आरोप लगा। आरोप है कि 24 साल के लड़के ने बुजुर्ग को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों ने मारपीट के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक रेप पीड़ित पर जानलेवा हमला हुआ है। महिला के मुताबिक 2 बदमाश उसके घर में जबरन घुस आए और मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगे। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर फायरिंग की। हालांकि बदमाशों का निशाना चूक गया। हमले के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने हमले के पीछे बीजेपी के एक स्थानीय नेता का नाम बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई के घाटकोपर में एक फैक्ट्री मालिक ने 11 साल के बच्चे को बुरी तरह से पीटा। इस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। वो पैंट की जिप बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। बताया जाता है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त उससे 400 रुपए का नुकसान हो गया। इसी बात से गुस्सा होकर फैक्ट्री मालिक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी मालिक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के उदयपुर में एक महिला ने 2 साल की अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया। 2 साल की बच्ची अचानक अपने घर से गायब हो गई। बाद में कुएं से उसकी लाश मिली। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के पहले 3 बेटियां थीं। महिला को जब पता चला कि उसके गर्भ में बेटी पल रही है तो उसने 2 साल की बेटी को कुएं में फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं और सुपरफास्ट 100 का एक बार फिर से रुख करते हैं। आज नहाय खाए के साथ ही आशा, त्याग और विश्वास का महापर्व छठ शुरू हो गया है। मंगलवार को व्रत रखने वाले खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद 48 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। व्रती 29 अक्टूबर को डूबते सूरज को और फिर 30 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस पवित्र त्योहार को मनाएंगे।
महापर्व छठ के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग इस त्योहार के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस त्योहार में प्रसाद चढ़ाने के लिए फलों की दुकानों पर काफी भीड़ उमड़ी है। छठ की तैयारी में मुस्लिम महिलाएं भी जोर शोर से जुटी हुई हैं। पटना में कई मुस्लिम महिलाओं ने गंगा घाटों की झाड़ू से सफाई की। छठ के मौके पर ये महिलाएं सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। खाने के लिए फलों की दुकानों पर काफी भीड़ उमड़ी है। छठ की तैयारी में मुस्लिम महिलाएं भी जोर शोर से जुटी हुई हैं। पटना में कई मुस्लिम महिलाओं ने गंगा घाटों की झाड़ू से सफाई की। छठ के मौके पर ये महिलाएं सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। नोएडा के सेक्टर 21 में छठ के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने अपनी आवाज से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं इस मौके पर भोजपुरी सिंगर देवी ने भी अपनी मधुर आवाज से दर्शकों का दिल जीता। हालांकि कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। हंगामा शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाबा केदार की डोली केदारनाथ से गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर लाई गई। आज डोली शीतकालीन गृहस्थली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। 6 महीने सर्दियों के दौरान ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ की पूजा होगी। 25 तारीख को केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे के मुताबिक धार्मिक स्थानों के लिए विशेष ट्रेन आज से रवाना होगी। चंडीगढ़ से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। ट्रेन अयोध्या वाराणसी होते हुए पुरी, तिरुपति और कांचीपुरम के बाद 13 नवंबर को वापस चंडीगढ़ पहुंचेगी। सीएम अखिलेश यादव आज कन्नौज में किसानों के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में आलू उपजाने वाले किसानों को नेदरलैंड्स के कृषि वैज्ञानिक ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनिंग का कार्यक्रम 2 दिन का है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस बार मुहर्रम के जुलूस पर आसमान से निगाह रखी जाएगी। इसे लेकर लखनऊ प्रशासन ने आज से ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी शुरू कर दी है। एसोचैम के ताजा सर्वे में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों में सबसे पिछड़ा बताया गया है। सर्वे के मुताबिक 2004-2005 के मुकाबले 2012-13 में यूपी की जीएसडीपी रेट में 0.7% की कमी आई है। यूपी में 75 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को बर्खास्त करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि पहले सरकार बताए कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री बनाए ही क्यों गए थे। यूपी के गोरखपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों में लूटपाट की बढ़ती घटनाओं से नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक तांत्रिक की दवाई खाने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने एक घर से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यहां करीब 3 साल से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार लग्जरी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हुआ। झारखंड के लातेहार में ड्राइवर की लापरवाही से एक मालगाड़ी दूसरी मालगाड़ी से जा भिड़ी। मालगाड़ी के पलटने से रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर और टीम अन्ना के अहम सदस्य रहे मुफ्ती शमून काजमी ने उत्तराखंड सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बिहार के नालंदा में दहेज नहीं मिलने से नाराज एक शख्स ने दुबई से फोन पर ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। हैरानी इस बात की है कि काजी भी इस तलाक पर मुहर लगा चुके हैं। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वालों ने कुछ दिन पहले उसे बेरहमी से पीटा था। बाद में 2 लाख रुपए और 5 तोला सोना की मांग की थी, जिसे पूरा न करने पर उसे तलाक दे दिया गया। कानपुर में घर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब घर के लोग अपने जानकार के यहां दिवाली मनाने गए थे। 60,000 कैश और 10 लाख रुपए के गहने घर से गायब हैं। चोर घर की छत से अंदर दाखिल हुए थे। वहीं गुजरात के वडोदरा में एक म्यूजियम से चोर 2 रिवॉल्वर्स चुरा कर ले गए हैं। चोर खिड़की के शीशे तोड़कर म्यूजियम में दाखिल हुए और चोरी से म्यूजियम प्रशासन और पुलिस इस वक्त दंग है। मामले की जांच जारी है। चलिए